गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका का चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। तो बेटा ये चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इसमें का चैप्टर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसका वीडियो आपको नहीं भेजा है और सीबीएसई के द्वारा ये कट चुका है। इसका क्वेश्चन आंसर पेपर में नहीं आएगा और ना ही आपको कॉपी में कराया जाएगा। क्वेश्चन चैप्टर 2 का ही कराना है हमें, क्योंकि हमने चैप्टर 2 का वीडियो आपको बना के भेजा है और एक्सप्लेन भी किया है, और क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें का ही आपको करना है। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको भेज भी देंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है, जबकि हमने आपको एक बार समझाया भी है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि मेरे संग की औरतें किसके द्वारा लिखा गया है और इस कहानी में लेखिका ने आपको क्या बताना चाहा है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। मेरे संग की औरतें, इसको लिखा है मृदुला गर्ग द्वारा ने लिखा है, यानी मृदुला गर्ग द्वारा इसे रचित किया गया है। और इसमें इस कहानी में उन्होंने अपने परिवार की औरतों के बारे में बताया, यानी लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के बारे में ही इसका वर्णन किया है। उस समय औरतों की सोच किस प्रकार की होती थी। उनका कहना है कि लोग अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। कि जैसा कि आपको पता होगा बेटा कि ये कहानी आज़ादी के आंदोलन के समय की है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ये कहानी लिखी जा रही थी। और उस समय औरतों की क्या स्थिति थी समाज में, आपको ही पता है। यानी वहाँ की जो पहले की महिला थी वो पर्दानशी होती थी, उन्हें शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन लेखिका के परिवार में ऐसा नहीं था। वहाँ पर सभी को अपने जीवन को जीने की आज़ादी थी, सभी को अपने तरह से सोचने, रहने, खाने की आज़ादी थी। किसी के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं किया करता था। तो आइए देखते हैं आगे। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, क्योंकि लेखिका की नानी ने जब लेखिका की पैदा होती है तो उसके पहले ही उनकी नानी की डेथ हो चुकी होती है, यानी उनके बारे में अपनी माँ और पिताजी से सुना था। वे पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी थी, यानी लेखिका की नानी पारंपरिक थी, यानी पुराने परंपरा को मानने वाली थी। अनपढ़ भी थी, साथ में उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, और पर्दानशी थी। पर्दानशी मतलब होता है पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के बाद उन्हें छोड़कर विलायत बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए थे। बैरिस्टर मतलब आपको मैंने बताया था कि वकालत। परंतु उनकी नानी पर विदेशी शानो शौकत भरी जिंदगी का कोई असर नहीं हुआ, जबकि उनके नाना विदेशी शानो शौकत के साथ रहना पसंद करते थे। आपको पहले बताया कि जैसे कि उनके नाना विलायत पढ़ने गए थे तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना, उनका खाना पीना होता था, लेकिन इससे रानी जी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और कभी नानी उनके जीवन में हस्तक्षेप भी नहीं किया करती थी। लेखिका के परदादी को भी परंपराओं से हटकर जीने का शौक़ था, यानी लेखिका की जो दादी थी वो परंपराओं से थोड़ा सा हटकर जीती थी। इसी कारण से जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह की पहली संतान लड़की हो। उनकी बात सुनकर सभी गांव वाले भौचक्के रह गए, यानी आश्चर्य में पड़ गए। परंतु उनके तार ऊपर वाले यानी भगवान से जुड़े थे, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ एक के बाद एक लगातार 4 कन्याओं ने जन्म लिया। यानी जब पहली बार लेखिका की माँ गर्भवती हुई थी, दादी ने जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू को पहला संतान हो वो लड़की हो, क्योंकि लेखिका की दादी के लिए लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था, और इसीलिए लेखिका की दादी ने लड़की की मन्नत मांगी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 15 अगस्त 1947 को, और देश का जश्न मनाया जा रहा था। तो उस समय में यानी लेखिका दुर्भाग्यवश बीमार हो गई। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लेखिका को टाइफाइड हो गया था, और जिसके कारण उन्हें
इंडिया गेट जश्न देखने की इजाज़त डॉक्टर ने नहीं दी थी। उनके रोने धोने से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोर नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया था। यानी सभी लोग अभी जश्न देखने इंडिया गेट गए थे, लेकिन लेखिका को वहाँ जाने की इजाज़त डॉक्टर को नहीं दी गई थी और वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रोना धोना कर रही थी। उसके कारण उनके पिता ने उन्हें एक उपन्यास ला कर दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोर, जो बच्चों के अनाचार अत्याचार पर आधारित था। लेखिका को यह पहली बार में ही कंठस्थ हो गई। लेखिका ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें पहली बार में ही सारे चैप्टर यानी सारे पाठ यानी सारे कहानी के बारे में लेखिका को अच्छे से याद हो गया। उन्होंने कहा कि यह माँ जी की मन्नत का ही एक प्रभाव था कि उसकी चारों बहनों में लड़की होने के बावजूद हीन भावना नहीं थी। पहली लड़की जिसके लिए माँ जी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला थी। उसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी जिनका घर का नाम उमा था। लेखिका की तीसरी बहन का नाम गौरी था, जिसे बाहर सब चित्रा के नाम से जानते थे। उससे छोटी बहन रेणु थी और उससे सबसे छोटी बहन का नाम अचला था। इन पांचों बहनों में एक छोटा भाई था जिनका नाम राजीव था। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि लेखिका ने अभी अपने नानी, दादी और अपनी बहनों और भाइयों के बारे में बताया। तो अब देखते हैं लेखिका ने शिक्षा के लिए क्या प्रयास किया है। लेखिका ने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषा पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। लेखिका स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। इस जिद्दी के कारण ही वह अपने को लेखन के क्षेत्र में आगे ले गई, परंतु उसकी छोटी बहन रेणु उससे भी ज़्यादा जिद्दी थी। एक बार 1950 में दिल्ली में खूब बारिश हुई। सभी जगह पानी भर गया, यातायात ठप हो गया था। रेणु की स्कूल की बस नहीं आई, पर उसने तय कर लिया था कि उसे स्कूल जाना है, अतः वह पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर स्कूल चली गई। स्कूल बंद था, अतः उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन कहती है कि सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलना जाना ही एक अनोखा अनुभव है। अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका इस चीज़ का अनुभव करती है और कहती है वास्तव में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के सारांश के बाद इस पाठ का क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। आंसर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु अपनी माँ और पिताजी से उनके बारे में सुन रखा था। लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की निम्नलिखित वजह बताई थी। नंबर 1 वजह है, लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। नंबर 2, लेखिका की नानी ममतामयी माँ थी। उन्हें अपनी बेटी की चिंता हमेशा रहती थी। नंबर 3, लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी। नंबर 4, वह किसी की निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने लेखिका की नानी के बारे में देखा, आइए देखते हैं लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह भागीदारी थी या नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। आंसर है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं थी। यानी जो हमारा आज़ादी का आंदोलन हो रहा था उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी इनकी नहीं थी। वे पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। दूसरों की ज़िंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। जब उन्होंने स्वयं को मौत के करीब पाया तब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा जी से मिलने की बात कही। प्यारेलाल शर्मा से उन्होंने कहा कि उन्हीं के जैसे आज़ादी के सिपाही से वे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं।
इस तरह से नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही। यानी आज़ादी के आंदोलन में लेखिका की नानी का कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन जब बेटी की शादी की बात आई तब वे अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसी तरह नानी का आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी प्रस्तुत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। तो बेटा इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन 3। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को एक बार कि क्वेश्चन चैप्टर 2 का ही करना है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। और जैसे हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे यानी मात्राओं पर ध्यान देते हुए आप लोग करिएगा। जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स लिखकर भेज दीजिएगा, हम उस पर देख लेंगे। तो बेटा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद और भी क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग अगले बार में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।